जय हिंद साथियों, स्वागत है जीके कुमार एंड मैप एक्सपर्ट पर। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कुछ टॉपिक डाल दिए, जैसे कि कॉन्टिनेंट, ओशंस। आज हम बात करेंगे भौतिक भूगोल के बारे में, जिसमें हम सौरमंडल, ऊर्जा मंदाकिनी, सूर्य के बारे में और तारों के बारे में, इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवासी के। पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी शब्द कैसे बना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके इतिहास की बात करें, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, इसके बारे में। तो भौतिक भूगोल आज का टॉपिक है। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, ये हमारा आज का टॉपिक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो बात करते हैं कि भूगोल शब्द, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भूगोल शब्द का प्रयोग यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज, ये ग्रीक विद्वान था, भूगोलविद था, इरेटोस्थनीज, इन्होंने किया था। यानी भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। इन्होंने ही पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन दिया था। पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन दिया था। इन्हें भूभौतिकी का जनक भी कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज ये ग्रीक विद्वान था। इरेटोस्थनीज को भूभौतिकी का जनक भी कहा जाता है। भूभौतिकी का जनक भी कहा जाता है। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जो भूगोल से रिलेट था। उस ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है जियोग्राफिया, GOGPHIA, जियोग्राफिया। ये पुस्तक है, इन्होंने लिखी थी। ये ग्रीक विद्वान ने, जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। और भूभौतिकी का जनक भी इसे ही कहा जाता। पृथ्वी की परिधि कितनी है, इसका लगभग सही मापन इन्होंने ही दिया था। अब बात करते हैं आधुनिक भूगोल का पिता, यानी कि आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का पिता की बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनको द्वारा भी एक ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ का नाम था कोसमोस। ये ग्रंथ लिखा गया 1793 ईस्वी में। ये ग्रंथ 1793 ईस्वी में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा, जो आधुनिक भूगोल का पिता कहलाता है। अब बात करते हैं कि मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं। मानव भूगोल का पिता तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इसके समय की बात करें तो 1844 से लेकर 1904 ईस्वी की बात है। और इन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की थी।
जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी ज्योग्राफी। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं भूगोल शब्द। तो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के जियो, जियो का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी। और ग्राफी, ग्राफी का अर्थ है टू स्टडी, स्टडी यानी कि अध्ययन करना, अध्ययन करना। ये इसका मतलब हुआ। मतलब दोनों को मिलाकर बोले तो पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना, अध्ययन करना। यह है ज्योग्राफी का अर्थ है। जियो प्लस ग्राफी यानी पृथ्वी का अध्ययन करना। अब आगे बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु प्रथम व्यक्ति था, अरस्तु प्रथम व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था जिसने पृथ्वी को जियोड, गोलार्ध माना था, जिसने पृथ्वी को गोलार्ध यानी कि गोलार्ध जियोड शेप में माना था, जियोड शेप में माना था, गोलार्ध माना था। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने पृथ्वी को गोलार्ध माना था। जबकि न्यूटन ने, जबकि न्यूटन ने, अरस्तु प्रथम व्यक्ति था जिसने पृथ्वी को गोलार्ध माना था, जबकि न्यूटन ने पृथ्वी की गोलार्ध आकृति को सिद्ध किया था, पृथ्वी की गोलार्ध आकृति को सिद्ध किया था, पृथ्वी की गोलार्ध आकृति को सिद्ध किया था, सिद्ध किया था। यानी कि अरस्तु ने तो केवल ये धारणा दी कि पृथ्वी गोलार्ध यानी कि जियोड शेप में है, लेकिन न्यूटन ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि पृथ्वी वास्तव में गोला भी है, ये जियोड शेप में है। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन है 1643 से 1727 ईस्वी, 1727 ईस्वी की बात है। लेकिन न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पूर्व भारतीय गणित के, भारतीय ज्योतिष या गणितज्ञ भास्कराचार्य, भारतीय गणित के भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि यानी कि जो भारतीय गणित के थे भास्कराचार्य, उन्होंने ग्रंथ लिखा था सिद्धांत शिरोमणि में भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम भास्कराचार्य की बात करें तो भास्कराचार्य 1114 से लेकर 1185 तक थे इसका समय काल। तो ये सिद्ध होता है कि 1600 से पूर्व 1100 ईस्वी में यानी 12वीं सदी में भास्कराचार्य जी ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, यानी सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में भूगोल शब्द का प्रयोग किया और गुरुत्वाकर्षण की भी व्याख्या की थी। गुरुत्वाकर्षण की भी व्याख्या की थी, गुरुत्वाकर्षण की भी व्याख्या की थी। यह
इस प्रकार। और सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 365.258 756 484 दिन में एक चक्कर पूरा लगाती है। दिन में एक चक्कर लगाती है। ये भी इन्होंने ही सिद्ध किया था, भास्कराचार्य जी ने। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट भारतीय गणित के थे। ये भी आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार माना था और चंद्र ग्रहण का कारण भी चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था। ये हुई कि भारतीय इतिहास से रिलेटेड, भारतीय गणित के उससे कि आर्यभट्ट था जिसने पृथ्वी को गोलाकार माना था, और इन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण भी चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था। जिस प्रकार यह है सूर्य और इसकी छाया है इस प्रकार। यह आ गई पृथ्वी और इसकी छाया पड़ती है यहाँ पे। यह आ गया चंद्रमा। तो ये तो है चंद्रमा। यह आ गई पृथ्वी और यह आ गया सूर्य। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी की छाया इस चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्र ग्रहण लग जाता है। इस प्रकार बताया था। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता और चंद्र ग्रहण लग जाता है, इस प्रकार। और सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने गणित के थे, भारतीय गणित के भास्कराचार्य। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में भूगोल शब्द की व्याख्या की थी और गुरुत्वाकर्षण का भी प्रयोग किया था, सिद्ध किया था। और उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.258 756 484 दिन में एक चक्र पूरा लगाती है, इस प्रकार। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की रचना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है, तो इसके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से मतलब यहाँ पे आज लिख दिया। अगर काल पढ़ोगे तो ये मत बोलना 2 दिन पहले, और परसों पढ़ो तो ये मत बोलना 3 दिन पहले ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ऐसा नहीं है। आज का मतलब है आज के समय, आज के युग की समय की बात है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग की घटना से हुई थी, जिसके प्रतिपादक बेल्जियम
बेल्जियम के खगोलविद, खगोल शास्त्री थे एक, खगोलविद जॉर्ज लेमेंट्रियर टेयर थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंटियर, जो बेल्जियम के रहने वाले थे, की घटना से मानी जाती है। और अगर हम बात करें 1543 ईस्वी, 1543 ईस्वी में पोलैंडवासी थे, पोलैंडवासी कोपरनिकस, कोपरनिकस ने पृथ्वी की जगह सूर्य को केंद्र में माना। पृथ्वी की जगह सूर्य को केंद्र में माना था। सूर्य को केंद्र में माना था और सौरमंडल की खोज की थी। ये पोलैंड का एक निवासी था कोपरनिकस। इन्होंने पृथ्वी, पहले कहा जाता था कि पृथ्वी बीच में, केंद्र में, और इसके चारों ओर सूर्य भी चक्कर लगाता है और बाकी ग्रह भी इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने बताया 1543 ईस्वी में कि सूर्य केंद्र है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने माना और सौरमंडल की खोज की थी। अब बात करते हैं ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड मुख्यतः कई अरब मंदाकिनी का मतलब गैलेक्सी, मंदाकिनी के सम्मिलन से हुआ। मिलन से हुआ, यानी ब्रह्मांड कई अरब मंदाकिनी के सम्मिलन से हुआ। अब बात करते हैं मंदाकिनी। तो मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी यहीं पे लिख देते हैं, मंदाकिनी असंख्य तारों का समूह है। असंख्य तारों का विशाल झुंड है। तारों का विशाल झुंड है। यानी कि मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी असंख्य तारों, बहुत सारे अरबों तारों का एक विशाल झुंड होता है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ा होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, होते हैं। यानी कि बहुत ही असंख्य अरबों तारों का एक विशाल झुंड होता है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कहीं पर जाते नहीं, और ये झुंड के रूप में होते हैं। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें, मंदाकिनी, तो मंदाकिनी को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि कुल मंदाकिनी कितनी है,
ब्रह्मांड में कुल मंदाकिनी, मंदाकिनी यानी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज की संख्या, मंदाकिनी की संख्या, तो अगर मंदाकिनी बात करें तो 10 की घात 11 मंदाकिनीज है। मंदाकिनी बहती हुई नदी की भांति प्रतीत होती है। बहती हुई नदी की भांति प्रतीत होती है। इसलिए मंदाकिनी को आकाश गंगा यानी कि आकाश की गंगा, ये नदी की तरह एक बहती हुई नदी की बात प्रतीत होती है मंदाकिनी, इसलिए इसे आकाश गंगा या दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे ये भी कहते हैं। ये नदी की भांति प्रतीत होती है, इसलिए इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। अगर हमारे सौरमंडल की बात करूं, हमारे सौरमंडल की मंदाकिनी, हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीकी मंदाकिनी, सबसे नजदीकी मंदाकिनी तो एंड्रोमिडा है। एंड्रोमिडा इसे देवयानी भी कहते हैं। देवयानी ये अगर पृथ्वी से कितनी दूर है, पृथ्वी से दूरी की बात करूं पृथ्वी से, तो ये 2.2 इंटू 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष कोई समय नहीं है, ये एक खगोलीय इकाई है जो पृथ्वी और सौरमंडल के मध्य होती है। खगोलीय इकाई एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। हमारी मंदाकिनी यानी आकाशगंगा मंदाकिनी की आकृति तो सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार यह हमारी मंदाकिनी की आकृति। और हमारी मंदाकिनी का शीतल और चमकीला भाग, शीतल व चमकीला भाग की बात करूं तो ओरियन नेबुला जो एक तारों का झुंड है, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी मंदाकिनी और सबसे नवीनतम मंदाकिनी
या आकाशगंगा, आकाशगंगा भी बोल सकता हूँ मैं इनकी जगह, आकाशगंगा, मंदाकिनी, आकाशगंगा, मंदाकिनी। तो सबसे नवीनतम है तो डवार्फ मंदाकिनी, डवार्फ मंदाकिनी। और अगर नवीनतम मंदाकिनी की ये सबसे बड़ी मंदाकिनी तो लाइमन, लाइमन अल्फा, अल्फा ब्लोस है, ब्लोस, ये सबसे बड़ी मंदाकिनी है। तो ये हुई मंदाकिनियों के बारे में बात। हमारी मंदाकिनी की आकृति, आकृति तो है सर्पिलाकार, इस प्रकार सर्पिलाकार दिखाई देती है आकाश में, ब्रह्मांड में। और हमारी मंदाकिनी का शीतल और चमकीला भाग ओरियन नेबुला है, जो एक तारों का विशाल झुंड है। और सबसे बड़ी मंदाकिनी की बात करें तो लाइमन अल्फा ब्लोस है। और नवीनतम मंदाकिनी तो डवार्फ मंदाकिनी है। अब हम बात करें कि ब्रह्मांड में जो हमारी मंदाकिनी है उसमें ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल किस स्थान को कहा जाता है? ब्लैक होल, ब्लैक होल, ये ब्लैक होल, ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में, आकाशगंगा के केंद्र में, केंद्र में स्थित, केंद्र में स्थित अत्यधिक, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जो, क्षेत्र है जो प्रकाश को, प्रकाश को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता। आकर्षण क्षेत्र से, प्रकाश को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता, देता है। यानी कि ये ब्लैक होल है वो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित बहुत ही अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, जो प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बाहर नहीं जाने देता, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता। गैलीलियो, गैलीलियो प्रथम व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति था, व्यक्ति था जो 1609 में, 1609 में टेलीस्कोप, यानी गैलीलियो प्रथम व्यक्ति है 1609 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया और उसी टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। 1909 में टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की सहायता से, की सहायता से, की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था, ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। और विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने 1805 में, 1805 में अरुण ग्रह की खोज की थी। अरुण, अरुण यानी यूरेनस, यूरेनस, अरुण ग्रह की खोज की थी, की खोज की थी, की थी। और इसके अनुसार, हर्शेल के अनुसार, हर्शेल के अनुसार हमारा सौरमंडल, हमारा सौरमंडल, हमारा सौरमंडल
एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है, छोटा सा अंश है। यानी कि जो ग्रह, उनमें से विलियम हर्शेल ने 1805 में अरुण ग्रह की खोज की और उन्होंने अपना बयान दिया, अपना विचार किया कि सौरमंडल है, जो हमारा सौरमंडल है जिसका जनक सूर्य है, ये सौरमंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है। और बात करें जोर गेले ने वरुण ग्रह, वरुण यानी नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। ये है भाई, यानी ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के अंदर में स्थित गुरुत्वाकर्षण का अत्यधिक वो क्षेत्र है जो अपने प्रकाश को, यानी सूर्य प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम 1609 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया और उसी की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। विलियम हर्शेल ने 1805 में अरुण ग्रह यूरेनस की खोज की थी और हर्शेल के अनुसार हमारा सौरमंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है। जोर गेले ने वरुण ग्रह नेपच्यून की खोज की थी। अब बात करते हैं तारामंडल। इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं है, जबकि ये एक फैक्ट के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आपको आज बताए। अब थोड़े से हम तारामंडल, तारा, सूर्य, इनके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं तारामंडल या नक्षत्र मंडल। तारामंडल क्या है? तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल। तो इसके बारे में बात करते हैं। क्या है? तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे उर्सा बेयर, बिग बेयर, उर्सा मेजर है यहाँ पे। जैसे उर्सा मेजर, बिग बेयर, हाइड्रा, सप्तर्षि तारा आदि। ये कुछ तारामंडल है जो कि उर्सा मेजर, बिग बेयर, हाइड्रा, सप्तर्षि तारा वो तारा है जिसमें 7 तारे जो एक स्पून की भांति है, ऐसे 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4, 5, 6 और 7 इस प्रकार है। जैसे ये लगता है जैसे एक स्पून है, चम्मच है, इस प्रकार एक चम्मच की भांति है। ये चम्मच की शेप में 7 तारे, सप्तर्षि, जिसे सप्तर्षि कहते हैं। तो ये अगर हम सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें तो हाइड्रा या साइरस ये। और अगर हम कुल तारामंडल की बात करें, कुल तारामंडल तो 89 है। अब बात करते हैं तारा यानी कि स्टार क्या है? STAR। तो गैसों से
बने गैसों से बने खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है प्रकाश है। यानी कि तारा कौन सा है? तारे गैसों से बने खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। तारों से निरंतर यानी कि लगातार निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन यानी कि इमिशन होता रहता है। इमिशन होता रहता है। तारों के ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस समाप्त होने पर तारों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो इनमें ऊर्जा का स्रोत है, मुख्य स्रोत, वो हाइड्रोजन गैस है। अगर हाइड्रोजन गैस समाप्त हो गई तो समझिए तारों की मृत्यु हो गई थी। तारों की प्रारंभिक अवस्था में नीला रंग तथा अंतिम अवस्था में लाल रंग होता है। तारों का रंग ताप का सूचक होता है। यानी कि जो तारों का रंग है वो शुरुआत में तो नीला होता है और अंतिम अवस्था में लाल हो जाता है। यानी तारों का रंग है वो उनकी ताप का सूचक है। तारों में 70% हाइड्रोजन गैस, 28% हीलियम गैस और 1.5% कार्बन तथा 0.5% लौह तत्व होते हैं। ये तारों में होते हैं। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनका प्रकाश विभिन्न घनत्व वाली वायु से होकर हम तक पहुंचता है। विभिन्न घनत्व
घनत्व वाली वायु से होकर हम तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। अब बात करते हैं पोलस्टार यानी कि जो ध्रुव तारा जिसे हम कहते हैं पोलस्टार, पोलस्टार। तो ये पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर उत्तर दिशा में होता है। और अगर हम बात करें विस्फोटी तारा, तो उसका नाम है अभिनव तारा। सबसे बड़ा तारा साइरस, ये सबसे बड़ा तारा है। और अगर हम सुपरनोवा तारा की बात करें, सुपरनोवा तारा, तो सुपरनोवा तारा उसे कहते हैं जिसका ब्राइटनेस यानी चमकीलापन 20 गुना बढ़ जाना सुपरनोवा तारा कहलाता है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। दूसरा सबसे निकट का तारा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये दूसरा सबसे बड़ा निकट का तारा है। तो ये हुई हमारे सौरमंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तारों में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम और 1.5% कार्बन होता है। 0.5% इसमें लौह तत्व होता है। जबकि तारे टिमटिमाते हमें प्रतीत क्यों होते हैं? क्योंकि वो विभिन्न घनत्व वाली वायु से होकर हम तक पहुंचता है और वे वायुमंडल को पार करके इस तरह ये उनका परावर्तन होता रहता है। ध्रुव तारा जो कि उत्तर दिशा में होता है, जो पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर होता है। एक विस्फोटी तारा है, उसका नाम है अभिनव तारा। और सबसे बड़ा तारा की बात करें तो वह है साइरस तारा। और सुपरनोवा तारा उसे कहते हैं जिसका ब्राइटनेसपन यानी कि चमकीलापन 20 गुना बढ़ जाए तो उसे सुपरनोवा तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। और दूसरा सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हुई भौतिक भूगोल के बारे में सामान्य सी जानकारी। हम कल बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल जो कि ग्रह, क्षुद्र ग्रह, सूर्य, ये कुछ सौरमंडल के स्टाफ है यानी कि उसके कर्मचारी है। तो इनके बारे में हम कल से बात करेंगे। और आई होप ये समझ में आया होगा, कुछ फैक्ट थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में। जय हिंद।